हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 9वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। हालांकि ये भूगोल का विषय है, लेकिन ये भूगोल का विषय होते हुए भी एक राजनीतिक विषय भी है, क्योंकि पर्यावरण में भारी क्या है, क्षति पहुंचते जा रही है। पर्यावरण में भारी नुकसान होते जा रहा है, प्राकृतिक संशोधन का ज्यादा मात्रा में दोहन होते जा रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय भी है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण नुकसान पर या खतरों पर ध्यान दे, तो इस बात को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि दुनिया में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कृषि भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्तमान में कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता प्रदूषण के कारण खराब होते जा रही है। दुनिया पर प्रदूषण की वजह से मछली उत्पादन भी कम होते जा रहे हैं। तो क्या भविष्य में भयंकर खाद्यान्न संकट पैदा होने की संभावना है? तो प्यारे बच्चों, भविष्य में भयंकर खाद्यान्न संकट पैदा होने की संभावना हो सकती है, जब जमीन पर खाने के लिए कुछ उगेगा ही नहीं, ना ही समुद्र में खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इससे खाने पीने की वस्तुओं में गिरावट आ जाएगी और दुनिया को भुखमरी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया है। तो क्यों ना हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं और आप अपने नोटबुक में लिखना भी शुरू कर दें। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वह सरकार और कुछ संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार, आपको तो पता ही है कि भाई जो सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य भी करते हैं, इसलिए पर्यावरण को राजनीतिक विषय भी माना जाता है। सीमित संसाधन के बारे में पढ़ लेते हैं। दुनिया में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, लेकिन कृषि भूमि में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही। वर्तमान में जो कृषि भूमि है, धीरे धीरे वो भी नष्ट होते जा रही है। उत्पादन की क्षमता भी क्या है, प्रदूषण की वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। दुनिया भर में समुद्र में प्रदूषण की वजह से मछली उत्पादन में भी कमी आ गई है। इससे भविष्य में मनुष्य को देखा जाए तो खाद्यान्न संकट पैदा होने की संभावना हो सकती है। जब जमीन पर खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो समुद्र के अंदर खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, जमीन पर कोई भी चीज, जमीन पर खाने के लिए कुछ है नहीं, अब समुद्र में भी नहीं है, तो इससे खाने पीने की वस्तुओं में कमी आ सकती है और दुनिया को भुखमरी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वन क्षेत्रों में बहुत तेजी से कमी आ रही है, जिससे प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर होते जा रही है। जल प्रदूषण और साफ सफाई की कमी की वजह से हर साल दुनिया में लगभग 30 लाख बच्चों की मौत होते जा रही है। ओजोन परत लगातार नष्ट होते जा रही है। ये कहीं ना कहीं मानवों ने पर्यावरण का दोहन किया है, शोषण किया है, जिससे मानव जाति के लिए खतरा भी गंभीर पैदा होते जा रहा है। और वैश्विक ताप वृद्धि की वजह से समुद्र के जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है, जिससे तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा पैदा होता है। तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों सुनो, तटीय जो क्षेत्र होते हैं, जैसे छोटे छोटे तटवर्तीय जो क्षेत्र होते हैं, वो डूबने का आज भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी और पृथ्वी से जीवन की समाप्ति हो जाएगी। तो इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ अत्यधिक लगाना चाहिए, पर्यावरण के ही अनुरूप हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो देखा जाए तो जो शहरी लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का शोषण करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वहां के जो गांव के जो लोग होते हैं, मूल निवासी होते हैं, वो पर्यावरण को ही अपनी मूलभूत इकाई बना लेते हैं। अपनी पूरी जीवन धारा में पर्यावरण के ही अनुकूल जीवन यापन करते हैं। इसलिए पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और आपकी चाहे मेरी क्यों ना, आपकी मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम बात करते हैं कि हम कहीं पर भी रहते हैं, टोटी में से पानी टप टप गिर रहा है, तो आपकी या मेरी जिम्मेदारी है कि भाई टोटी को बंद करना है,
क्योंकि भाई पर्यावरण को भी बचाना है, जल को भी बचाना, हर एक चीज को बचाना है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अगर पर्यावरण को एक देश बचाता है और बाकी देश नहीं बचाते तो पर्यावरण नहीं बचने वाला, भाई संभव है ही नहीं। सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, इसको बचाएंगे। और इसको बचाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वह सरकार द्वारा या संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ इसे नोट करते रहें, बहुत ही आसान है, आपको समझ आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी या रियो सम्मेलन के तहत कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 1992 में हुई थी। 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन या कहो रियो सम्मेलन। ब्राजील के नगर रियो डी जेनरियो में इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में लगभग 170 देशों ने और हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। ये चाहते थे कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। रियो सम्मेलन में पर्यावरण के लिए नियम बनाए गए, एजेंडा 21 जारी किया गया, जिसके जरिए पर्यावरण के अनुकूल विकास के तरीके सुझाए गए। बताए गए कि भाई पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य अपना भी विकास कर सकते, लेकिन पर्यावरण का दोहन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि रियो सम्मेलन में इस बात पर सहमति थी कि आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, यानी संतुलित विकास किया जाएगा, बैलेंस बना रहेगा। और रियो सम्मेलन में विकसित और अविकास और विकासशील देशों के विचार अलग अलग थे। जो विकसित जो देश थे उन्होंने तो बहुत पहले ही पर्यावरण का शोषण करके अपने आप को विकसित कर लिया, लेकिन विकासशील देश पीछे ही रह गए। लेकिन विकासशील देश जानते हैं कि भाई पर्यावरण का अत्यधिक शोषण करने से हम विकसित तो हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं मुसीबतें आ सकती है। इसलिए विकासशील देश कई बार सोचते हैं कि भाई पर्यावरण के साथ हमें जीना है। तो विकासशील देशों के विचार अलग अलग थे, क्योंकि विकसित देश ओजोन परत को लेकर, वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, जबकि विकासशील देश पर्यावरण और विकास के आपसी संबंधों को लेकर काफी हद तक चिंतित थे। वो विकासशील जो देश थे वो पर्यावरण और विकास से आपसी संबंधों को लेकर वो चिंतित थे। विकासशील देशों का आज भी मानना है कि भाई हमें पर्यावरण के साथ ही विकास करना चाहिए, पर्यावरण को बचाए रखना उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। तो इसलिए विकासशील देश पर्यावरण को भी बनाए रखने का कार्य करता, साथ ही साथ धीरे धीरे वो विकास की ओर भी बढ़ते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साझी संपदा की विरासत। आज दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल सभी करते हैं और उन चीजों को साझी संपदा कहा जाता है या विरासत कहते हैं। जैसे गांव के अंदर एक साझा परिवार होता है, वह चूल्हे का आपस में इस्तेमाल करते हैं, आंगन का इस्तेमाल करते हैं, गांव के लोग जंगल में जाते हैं, वहां से लकड़ियां बीन कर लाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनका इस्तेमाल सब करते हैं। इसी तरीके से दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल एक देश के जरिए नहीं किया जाता और जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि जिन चीजों का इस्तेमाल दुनिया के सभी देशों के लिए किया जाता है उसी को साझी संपदा कहा जाता है या साझी विरासत कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि साझी विरासत में 3 चीजों को शामिल किया गया है। तो पहला क्या है? समुद्री सतह, और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? बाहरी अंतरिक्ष और अंटार्कटिका। तो साझी विरासत का इस्तेमाल सब करते हैं और साझी विरासत को बचाने के लिए बहुत सारे समझौते भी हुए हैं। जैसे अंटार्कटिका समझौता 1959 में, मार्टिन प्रोटोकॉल 1987 में, अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991 में। लेकिन फिर भी दुनिया की साझी विरासत को बचाने के रास्ते में अनेक रुकावटें आ गई हैं। जैसे कि दुनिया के ज्यादातर देशों के नियम, कायदे कानून अलग हो चुके हैं और सभी देशों को एक जैसी नीतियों के लिए सहमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया है कि सभी जो देशवासी यानी सभी जितने भी देश हैं
एक जैसी नीतियों के लिए सहमत कर पाना बहुत मुश्किल है। और बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि इसलिए सांझी विरासत को बचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि और सांझी विरासत को बचाने के लिए कुछ तकनीकी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए विकासशील देश इस संबंध में कोई खास काम नहीं करते। सांझी विरासत को लेकर विकसित और विकासशील दोनों देशों के बीच विचार एक समान नहीं है। विकसित देश तो पर्यावरण का शोषण करके तो वो आगे निकल के विकसित देश कहला गए, बल्कि अलग अलग हैं, इसलिए सांझी विरासत को बचाना आसान नहीं है। तो सांझी विरासत पर किसी एक देश का नियंत्रण भी नहीं पाया जा सकता। इस वजह से अगर देखा जाए तो सांझी विरासत को नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचता है, तो किसी एक देश को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि जितने देश है भाई सबको ठहराया जा सकता। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि सांझी जिम्मेदारी मगर भूमिका अलग अलग है। सांझी विरासत को बचाना आसान तो नहीं है, तो सवाल उठता है कि सांझी विरासत को कैसे बचाया जाए। सांझी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, लेकिन इसमें भूमिका अलग होगी। इसलिए कहा जाता है कि सांझी जिम्मेदारी मगर भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग। 1992 में रियो सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के विचार अलग अलग थे। विकसित देशों का यह कहना था कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देशों पर एक जैसे सख्त नियम कायदे कानून को लागू किया जाएगा, जबकि विकासशील देशों का पर्यावरण को लंबे समय से विकसित देशों ने ही नुकसान पहुंचाया। विकासशील देश ऐसा कहते हैं और वो कहते हैं विकसित देशों ने लंबे समय तक पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया। अब हमें वो नसीहत दे रहे हैं कि विकासशील देशों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, इसलिए विकसित देशों के ऊपर सख्त नियम लागू होने चाहिए, जबकि विकासशील देशों को कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, मगर इसको बचाने के लिए विकसित विकासशील देशों को भी अलग अलग भूमिका निभानी पड़ेगी। विकसित देशों ने लंबे समय से ही क्या किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, इसलिए विकसित देशों को पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए धन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है, संसाधन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए विकसित देशों को इस मामले में ज्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि विकसित देशों ने ही पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया है। तो कहीं ना कहीं उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से उनको काम करना चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो फ्रेंड्स, तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के विषय में। विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिए। जो विकसित जो देश है उनको क्या करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिए, जबकि विकासशील देशों को थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। 1997 में जापान के क्योटो नगर में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में एक समझौता हुआ था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंदर यह तय कर दिया गया था कि ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जाएगा, क्योंकि यह जो ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, इससे वैश्विक ताप वृद्धि ज्यादा होगी, इसलिए इसके प्रभाव को कम किया जाए ताकि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जा सके। तो ये थे क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ बातें जो लिखी गई थी, जो समझाया गया था, बहुत सारे देशों को बताया गया था कि मानना चाहिए। तो बहुत सारे देशों ने इसको फॉलो भी किया है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि भारत और पर्यावरण। भारत हमेशा से ही पर्यावरण को लेकर बहुत उसका अच्छा नजरिया रहा है। पर्यावरण में भारत पर्यावरण को बहुत ज्यादा पवित्र मानता है और पर्यावरण को भी भगवान के समान वो पूजता है। देखो हमारी भारतीय जो संस्कृति होती है ना, वो ना कहीं पर्यावरण को ही अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, और पर्यावरण के ही आधार पे वो अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो पेड़ पौधे या जमीन, हवा, पानी, यहाँ तक कि सूर्य देव की भी पूजा करते हैं, जिससे पर्यावरण को बचाने में काफी मदद मिलती है। और यहाँ तक कि सरकार ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं।
तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जैसा कि भारत में सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, जबकि भारत को बाकी विकासशील देशों की तरह छूट दी गई थी। भारत में 2003 में बिजली अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके जरिए नवीनीकरण और ऐसे ऊर्जा जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके। जैसे हम बात करें यहाँ पे जल विद्युत, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें कि भारत का यह मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों को सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन करता है? विकसित देशों के द्वारा किया जाता है या विकसित देश करते हैं। इसमें इस मामले में विकसित देशों को ज्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए कि भारत में जितने भी सार्वजनिक जो वाहन हैं और उनमें सीएनजी गैस का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए, और भारत में जल्द ही बायोडीजल तैयार करना चाहिए, जिससे प्राकृतिक पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी। इस तरीके से भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि संसाधनों की भू राजनीति। हम सबकी जितनी भी जरूरत है वह तमाम जरूरतें संसाधनों से पूरी होती है, इसलिए हर देश संसाधन हासिल करना चाहता है, और संसाधन को हासिल करने के लिए या संसाधन पर नियंत्रण बनाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है या राजनीति की जाती है उसे संसाधन की भू राजनीति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति से दुनिया देखा जाए तो संसाधनों का महत्व बढ़ा और संसाधनों को हासिल करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया, लड़ाई होने लगी, होड़ शुरू हो गई, जिससे संसाधनों की भू राजनीति शुरू हो गई। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, कहां से हुई भाई? तो ब्रिटेन के देश से, याद रखना ब्रिटेन। तो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के शक्तिशाली देशों ने संसाधन को हासिल करने के लिए एशिया अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाया। उन्होंने उपनिवेशवाद की नीति को अपनाया। शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों ने खनिज संसाधन पाने के लिए तीसरी दुनिया के देशों के साथ दोस्ती संबंध बनाना शुरू कर दिए। देखो, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, अब इनके पास तो टेक्नोलॉजी था ही, लेकिन ये कहते थे कि भाई हमारे पास ना कच्चा माल नहीं है। तो अफ्रीका जैसे देश, भारत जैसे देशों को इन्होंने गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद इन्होंने कच्चा माल बहुत ज्यादा लिया। लेने के बाद अपने देश में लेकर गए, अच्छी अच्छी चीजें बनाना शुरू कर देते हैं और उसे डबल ट्रिपल दामों पर बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआती दौर में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी अच्छे होने के साथ साथ इन्होंने क्या देखा कि भाई दक्षिण एशिया के देश जो हैं, यहाँ पे कच्चा माल है तो इनको गुलाम भी बनाया जा सकता है। और दुनिया में पेट्रोल का महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए अरब देशों का महत्व भी बढ़ते जा रहा था। अरब के देशों में अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा पेट्रोल होता है, उनके पास कुएं होते हैं, तेल के कुएं, और पूरी दुनिया का जो ज्यादातर पेट्रोल है वो अरब के देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो 2003 में अमेरिका ने क्या किया? इराक पर हमला कर दिया, लेकिन उसका मकसद क्या था? पेट्रोल के साधनों पर कब्जा करना था। वर्तमान में मानव के लिए जल का अभाव, जल की कमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो आगे भविष्य में पानी को लेकर भी संघर्ष या युद्ध हो सकता है, इसलिए इन संसाधनों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि मूल निवासी कौन है। अब जरा हम भी जानते हैं कि मूल निवासी आखिर किसे कहते हैं और मूल निवासी के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। मूल निवासी उन लोगों को कहा जाता है, उनके वंश जो प्राचीन काल से ही एक स्थान पर रहते हैं और ये प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृति के दिए गए उपहारों का ये क्या करते हैं? दिए गए उपहारों को ये लेते हैं, उसी में ये खुश रहते हैं। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहा जाता है। मूल निवासियों के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। किसी दूसरी जगह से आने वाले लोग मूल निवासियों को उनकी जगह से वंचित कर देते हैं, जिसके कारण मूल निवासियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जब दूसरे स्थान से आने वाले लोग मूल निवासियों को उनकी जगह से हटाकर मूलवासियों की संस्कृति और पहचान के लिए खतरा पैदा हो जाता है। देखो, हम बात करते हैं, कई बार ऐसा क्या होता है कि जंगलों में मूल निवासी रहते, तो जैसे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, तो वहां पे मूल निवासियों के लिए उनकी संस्कृति पहचान के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो लंबे समय तक वहां पर रहे हैं।
और देखा जाए तो प्राचीन काल से ही रहते आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं उनके जो वंशज थे प्राचीन काल से ही रहते आ रहे थे, तो वो भी उसी स्थान पर लंबे समय तक रहते आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति में रहना चाहते हैं और अपने पर्यावरण के अनुकूल जीवन यापन करना चाहते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि मूल निवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भी बसाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो वो कुछ मजबूरियां होती है, क्योंकि सरकार जो होती है, प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य को डेवलप करने में योगदान देती है। किसी इंसान की जगह के साथ जुड़ी हो किसी इंसान की जगह के साथ जुड़ी हुई है, उसको उसकी जगह से हटा दिया जाए, उसकी पहचान भी खत्म हो जाए, मूल निवासी प्राकृतिक वातावरण का एक अंग मानते हैं। वो कहते हैं भाई कि हम प्रकृति के साथ ही अपना जीवन यापन लंबे समय तक करते आ रहे हैं, तो हम पर्यावरण को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन जब उन्हें उनके स्थान से हटा दिया जाता है तो इससे प्राकृतिक संतुलन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि देखो मूल निवासी जो होते हैं वो प्रकृति के साथ ही चलते हैं, अपना विकास करते हैं, और मूल निवासी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो शहरी व्यक्ति है ना, वो शहरी व्यक्ति प्राकृतिक के संसाधनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मूल निवासी जंगलों से लकड़ियां ला सकते हैं, फल फ्रूट्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति होगा वो पेड़ काटेगा, वहीं पे घर बनाएगा, बहुत सारे कार्य कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से, जबकि दूसरे नए लोग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को और ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। जैसे कि मूल निवासी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल से लकड़ी, खेतों से सब्जियां लाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। दूसरे लोग पेड़ों को रहने के लिए दूसरे लोग पेड़ों को रहने के लिए काटते हैं, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं, इसलिए जो प्राकृतिक जो संसाधन है इस पे सबसे ज्यादा किसका अधिकार है? मूल निवासियों का अधिकार है। लेकिन मूल निवासियों को प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करने का पूरे तरीके से मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये था आज का जो टॉपिक, हमने इसे बहुत अच्छे से कवर किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।